हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से ईजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसके अंदर लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उन सभी वीडियो से देखने को मिले थे। इसके अलावा यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वो वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। इसके बाद बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके अंदर 27 जून की सेकंड शिफ्ट के अंदर जितने भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से रहता है, किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाली है। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चनों के ऊपर, जहां हम बात करने वाले हैं इस वीडियो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो यूपी वीडियो एग्ज़ाम हुआ है 27 जून को, उसकी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम वर्बली आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के ऊपर भी देखेंगे। पहले हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो हमारा 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के अंदर, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा था। मतलब जो शूद्रक की जो रचना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मृच्छकटिकम का जो साहित्यिक प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसमें साहित्यिक प्रकार पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दिया गया है टीका, ऑप्शन बी में दिया गया है निबंध, ऑप्शन सी में दिया गया है नाटक, और ऑप्शन डी में गया आपका कविता। तो दोस्तों, ये जो शूद्रक के द्वारा जो लिखा गया है दोस्तों मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम की अगर हम साहित्यिक की अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये जो था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नाटक था। और मृच्छकटिकम की अगर बात करें तो मृच्छकटिकम के शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी की खिलौना गाड़ी। तो मिट्टी की गाड़ी इसका जो है शाब्दिक अर्थ माना जाता है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मिलती है, और उज्जैन के बारे में जानकारी मिलती है। उज्जैन के अंदर जो है चारुदत्त जो होता है दोस्तों एक ब्राह्मण व्यापारी होते हैं, और उनकी एक वसंत सेना नामक दासी से उनकी प्रेम प्रसंग चलता रहता है। और उसी के अंदर दोस्तों शूद्र अधिकारियों के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों। न्यायालय के अंदर जो भ्रष्टाचार रहता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है मृच्छकटिकम के अंदर। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और एक और शूद्रक की रचना होती है दोस्तों, ये जो रचना थी शूद्रक की रचना थी मृच्छकटिकम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी एग्ज़ामों के अंदर टाइपिंग मिस्टेक देखने को मिली है, तो यहाँ पे भी इस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगी। तो श्रीरंगपट्टनम नहीं है दोस्तों, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निज़ाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि की अगर बात करें दोस्तों तो ये कब हुई थी, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। 1790 से लेकर तो 1792 के मध्य, 1792-93 के मध्य आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इस युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर रहता है, बंगाल का जो गवर्नर रहता है वो कौन रहता है, ये हम देखेंगे दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड वेलेजली, दूसरा दिया गया है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी दोस्तों। और अगर हम बात करें चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा दोस्तों यहाँ पे
लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया जाता है और इसी चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध यानी कि 1799 के अंदर ये युद्ध होता है और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और लॉर्ड वेलेज़ली को दोस्तों बंगाल का शेर कहा जाता है। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेज़ली को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय दोस्तों ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इसी संधि के मध्य दोस्तों टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पे इस संधि के माध्यम से दिए जाते हैं, मतलब अंग्रेज़ लोग वसूल करते हैं। और अंग्रेज़ लोगों को जब ये पैसा नहीं दे पाता है तो उस पैसे के बदले में टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को, खालिद और एक और दूसरा नाम उसका रहता है अन्य नाम, तो उन 2 पुत्रों को टीपू सुल्तान के पुत्रों को अंग्रेज़ों के पास रख दिया जाता है जमानत के तौर पर, गारंटी के तौर पर। तो इस तरीके से दोस्तों इस संधि की जो शर्तें रहती काफ़ी ज़्यादा कड़ी शर्तें रहती है और इसी संधि के जो पश्चात दोस्तों फिर चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, इसको न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है और प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। इसके अलावा जो बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी 1793 में, वो इसी के समय शुरू की जाती है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें दोस्तों तो लॉर्ड डलहौजी के समय आपकी जो है व्याप्तगत सिद्धांत को जो इसने लागू किया था, सतारा, संबलपुर, उदयपुर और अवध वगैरह या काफ़ी झांसी, नागपुर, इन सबको जो है इसने भारत के जो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इसने विलय कर लिया था। ये आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी को। और इसी के समय जो है भारत के अंदर रेलवे का विकास, डाक टिकट का विकास, पोस्ट का विकास, तार सेवा का विकास, ये सारी चीज़ें जो है लॉर्ड डलहौजी के समय देखने को मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा शाहजहां के समय दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। अगर दिल्ली के लाल किले के बजाय अगर ये पूछ लिया जाता कि आगरा का लाल किला किसने बनाया दोस्तों, तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और शाहजहां के समय और कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण होता है दोस्तों? दिल्ली के लाल किले का निर्माण होता है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माता भी शाहजहां माना जाता है, और आगरा के अंदर जो दोस्तों जामा मस्जिद बनती है उसका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। आगरा के अंदर जो ताजमहल का निर्माण होता है उसका निर्माता भी शाहजहां है। अकबर की बात करें दोस्तों, अकबर ने इलाहाबाद का किला, अपने लाहौर का किला और क्या बोलते हैं आगरा का लाल किला, ये किलाओं का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया जाता है। और दिल्ली के लाल किले की अगर बात करें दोस्तों, तो दिल्ली का लाल किला मुगल स्थापत्य कला में सबसे निर्मित होने वाला अंतिम किला है। मतलब इस किले के पश्चात दिल्ली के जितने भी मुगल शासक हैं उन्होंने कोई सा भी किला निर्माण नहीं करवाया। तो अंतिम किला जो था दोस्तों दिल्ली का लाल किला ही था, मुगल शासकों के द्वारा निर्मित। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो है दोस्तों, जो द्रविड़ वास्तुकला का सबसे ज़्यादा विकसित उदाहरण माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के अंदर जितनी भी वास्तुकला का निर्माण हुआ है उसके संदर्भ में ये बात बोली गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है जिसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हुआ है या विजयनगर शैली का है? विरूपाक्ष मंदिर, और तिरुपाक्ष मंदिर, सोमनाथ मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें विरूपाक्ष मंदिर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट माना जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर जो इसका निर्माण करवाया गया है तो संगम, सुलू और तुलु वंश का जो शासक होता है कृष्णदेवराय जो समस्त विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक माना जाता है, उसके समय इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और ये तुलु वंश का शासक होता है दोस्तों। और विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो स्थापना की गई थी हरिऔर और बुक्का के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1337 ईस्वी में 1336 ईस्वी में दोस्तों हरिहर और बुक्का के द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और सबसे जो पहले वंश आता है दोस्तों उसमें संगम वंश आता है, फिर सुलू वंश आता है, फिर तुलु वंश आता है, फिर आयुर्वेद वंश आता है। तो इस तरीके से 4 राजवंश के द्वारा इसका जो है शासन किया जाता है। फिर अंतिम में दोस्तों सदाशिव राव आता है। तो ये
तुलु वंश का जो शासक रहता है सदाशिवराव, उसके समय 1565 में बन्नीहट्टी का युद्ध होता है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य। तलीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। तो उस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य को जो है अंधकार में चला जाता है। फिर उसके पश्चात दोस्तों अरुवेडु वंश चलता है काफ़ी छोटे लेवल पर। फिर उसी वंश को समाप्त करके मैसूर साम्राज्य की स्थापना करता है हैदर अली। 1761 में मैसूर साम्राज्य की स्थापना, फिर इसी साम्राज्य के भग्नावशेष के ऊपर हैदर अली मैसूर साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है सर्वप्रथम संक्षिप्त हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे फिर से वही टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जिस तरीके से हमने पहले वाले एग्जाम में बात की थी, तो वही एग्जाम में आप यहाँ पे भी देखने को मिला है। राखलदास बनर्जी, बीके थापर, सर अलेक्जेंडर कनिंगम और अर्नेस्ट जे मेके। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, राखलदास बनर्जी तो नहीं होगा, क्योंकि राखलदास बनर्जी ने जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज की थी, हमने कल ही बात की थी राखलदास बनर्जी के बारे में। तो हड़प्पा की खोज जो प्रारंभिक खोज की थी दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा भी यहाँ पे कुछ सिक्के वगैरह यहाँ पे प्राप्त किए गए थे, तो वैसे माना नहीं जाता। मगर हड़प्पा स्थल की जो वास्तविक रूप से जो खुदाई की गई थी दोस्तों, वो खुदाई आपकी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई है और हड़प्पा स्थल की जो खोज की गई है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसका जो है वास्तविक रूप से इसकी मतलब पूरी सिस्टमेटिक वे में इसकी खुदाई की जाती है। और हड़प्पा स्थल की अगर बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा स्थल हमारा जो है पंजाब प्रांत के अंदर रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट के ऊपर स्थित है। और ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे ये स्थित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा स्थल से आपको कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान 37 का जो है यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है सारी चीज़ों को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपने संदेश प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, भक्ति आंदोलन में सबसे पहले जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, वहाँ पे यह पूछा गया कबीर, तुलसीदास, दादू या रामानंद। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट माना जाएगा। रामानंद के द्वारा जो अपना भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया गया था दोस्तों, दक्षिण भारत से जब ये उत्तर भारत आए थे, तो उत्तर भारत में आकर इन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी जो बोलचाल की जो दैनिक भाषा थी, इनकी जो मातृभाषा थी, हिंदी भाषा में इन्होंने जो है अपने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान महावीर यानी कि जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? नालंदा, अनंतपुरी, कौशाम्बी या जंबिग्राम में। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इनको महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, जंबिग्राम यानी कि जंबिग्राम में ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी दोस्तों? ऋजुपालिका नदी के तट के ऊपर और एक साल वृक्ष के नीचे, यानी कि दोस्तों एक साल का जो वृक्ष होता है, उस साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में दोस्तों? 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महावीर स्वामी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। और इन्होंने जो पंच महाव्रत की जो इन्होंने शिक्षा है, मतलब पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर जो सत्य, आस्ते, नास्ते और ब्रह्मचर्य, इस तरीके से पंच महाव्रत की इन्होंने शिक्षा दी थी। और अगर हम बात करें जैन धर्म के संस्थापक की, तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। और जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, तो 24 तीर्थंकर में जो सबसे अंतिम तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। और प्रथम तीर्थंकर जो है दोस्तों, वो ऋषभ देव को माना जाता है। और ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव लगाना है, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी लगाना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कमेंट्स करके ये बताना है दोस्तों, महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो किस स्थल पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का निर्माण आपको बताना है। तो महावीर स्वामी का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी
जैसी संरचना, बालकनी जैसी संरचना पूछा गया दोस्तों। तो बालकनी जैसी संरचना का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये स्तूप होता है, ये स्तूप होता है, ये स्तूप। फिर इसके ऊपर दोस्तों ये यहाँ पे छत्र होता है, छत्र के नीचे दोस्तों ये इसको अंड बोला जाता है। और यहीं पे एक हर्मिका होती है, हर्मिका के अंदर जो मोस्ट जो अस्थि अवशेष होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो हर्मिका के अंदर होती है। और इसी के साइड में दोस्तों इस तरीके का जो गोल होता है जिसके ऊपर रेलिंग बनी होती है उसे प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। और यहीं पे जो द्वार होते हैं दोस्तों उनको तोरण द्वार कहा जाता है। ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक जो सीधा जो एक छत्र टाइप की एक लंबी सी रोड टाइप सा होता है, उसके ऊपर 3 इस तरीके के जो है मार्क होते हैं, उसको छत्र बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों, देवताओं का जो निवास स्थान रहता है उसे हर्मिका कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये स्तूप के जो है ऊपरी भाग का जो मध्य भाग होता है वहाँ पे इस टाइप की जो हर्मिका होती है, चौकोर टाइप की, उसे हर्मिका कहा जाता है। और इसी के ऊपर छत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना अधिकार खो दिया था? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऊपर तो हमने बाकायदा वीडियो बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो देख सकते हो। 1813 के चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो हम सभी चार्टर अधिनियम के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 1813 के चार्टर अधिनियम। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आता है दोस्तों, इस अधिनियम में सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक छूट प्रदान की जाती है। दूसरा, इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। मात्र 2 अधिकार इनके पास प्राप्त रहते हैं, एक तो चीन के साथ व्यापार करने का और दूसरा चीन के साथ और एक चीनी का व्यापार करने का अधिकार इनके पास रहता है। बाकी जितने भी जो भी अधिकार रहते हैं इनके व्यापारिक अधिकार, वो सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो 1813 का चार्टर अधिनियम रहता है, इसी अधिनियम के माध्यम से दोस्तों भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की जाती है। इसी के अंदर ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर आने की प्रवेश दे दिया जाता है। इसी अधिनियम 1813 के अधिनियम के द्वारा ही भारत के अंदर व्यापार करना, निवास स्थान और निवास करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत लाइसेंस का जो है प्रावधान रखा गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आता है। और इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से 20 वर्ष के लिए व्यापारिक सुविधा प्रदान की, मतलब 20 वर्ष के लिए यहाँ पे शासन करने का जो है इनको सुविधा प्रदान कर दी जाती है। इसी अधिनियम के द्वारा इनके जो व्यापारिक अधिकार थे, जो चीन और चीनी का व्यापार था, उसका भी समाप्त कर दिया जाता है। इसी के द्वारा जो भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल किसे बना दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत के अंदर जो विधिक सदस्य के रूप में जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसके काउंसिल में विधिक सदस्य को अस्थायी रूप के जोड़ लिया जाता है, यानी कि 3 के मिलाकर 4 सदस्य यहाँ पे कर दिए जाते हैं। और इसको परमानेंट जो है आगे जाके आपको 1853 में कर दिया जाता था। ये सारी चीज़ें आपको 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इसी के पश्चात दोस्तों कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, आगरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1833 के पश्चात ही। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है दोस्तों। 1853 का चार्टर एक्ट के अंदर दोस्तों जो विधिक अधिकारी को जो यहाँ पे किया गया था, उसको परमानेंट यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरीके की कोई मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके से खत्म करने यानी कि भंग करने का यहाँ पे प्रावधान कर दिया जाता है कि अब जो है आपको व्यापारिक सुविधा यानी कि यहाँ पे शासन करने की सुविधा अब प्रदान नहीं की जाएगी। और इनको जो 20-20 साल का जो इनको छूट प्रदान की जा रही थी वो यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है। तो ये यहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से होता है। 1784 का चार्टर एक्ट की बात करें दोस्तों, तो 1784 का जो चार्टर एक्ट आता है, ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके अंदर सुधार करने के लिए यहाँ पे ये चार्टर एक्ट ये जो पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आया जाता है। और इसी एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यहाँ पे स्थापना की जाती है दोस्तों।
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके माध्यम से की जाती है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 एक्ट के माध्यम से की जाती है, जो 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसके माध्यम से। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ थोड़े फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिनका हमको क्वेश्चन का पीडीएफ तो नहीं मिल पाया है, तो उनके क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि राष्ट्रकूट शासकों का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंती दुर्ग को माना जाता है। इसके अलावा पेशवा का पूछा गया दोस्तों कि शिवाजी के पश्चात जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पेशवा जो बना था, मतलब जिसने पेशवा को जो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश किया था, तो बालाजी विश्वनाथ के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे क्वेश्चन थे, वो जो है पीडीएफ नहीं मिल पाया, तो इस वजह से यहाँ पे हम ऐड नहीं कर पाए हैं। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप क्वेश्चन कमेंट्स ज़रूर करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।